दोस्तों मैं आज फिर आ गया हूँ एक मजेदार कहानी लेकर जिसे सुनकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरी लास्ट तक कहानी को सुनिए, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। हमें इजहार करना आता। वह मेरे सामने खड़ी थी, आसमान से उतरी किसी परी की तरह। मेरी नजरों को जैसे उसने कैद कर लिया था। मैं उसे घूरे जा रहा था। अचानक हाथ से चाय का ग्लास छूटने पर मैं सिकपकाया और एक नजर उसने भी मुझे देखा। चाय की दुकान वाले से ग्लास के पैसे काट लेने की बात कहते हुए मैं वापस उसे देखने लगा। बड़ी खूबसूरत सुबह थी वह। अपने पापा के साथ होटल से जलेबी लेने आई थी वह। कुछ पल बाद वो अपने पापा के साथ चली गई, पर मैं उस होटल में कुछ उधार कर आया था। शायद उसके ख्यालों का उधार था, इसलिए अब रोज वहां जाने लगा था। रोज वो आती, मैं उसे जी भर के देखता और दोनों के बीच एक अनकही बातचीत होती, पर मैं कभी अपनी आंखों की जुबां को लफज न दे सका। पढ़ाई पूरी हो गई और मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। एक रोज उसी कॉलेज में हाथों में मेहंदी लगाए उसी परी को एक बच्चे को ले जाते देखा। दिल ने कहा एक बार हिम्मत करके अपने दिल की बात उसे बता ही देनी चाहिए, लेकिन हिचक भी थी। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। वो मुझसे धीरे धीरे दूर जा रही थी। मैं तेजी से उसकी ओर भागा। उसके कुछ दूर पहुंचने से पहले ही वह पीछे मुड़ी। मैं वहीं रुक गया। वो मेरे पास आए। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। वह बोली, तुम्हें प्यार का इजहार करना नहीं आता, दिल जोड़ना नहीं आता। शायद गिलास तोड़ने वाले कभी दिल टूटने की आवाज नहीं सुन पाते हैं। उन्हें दिल का टूटना भी गिलास टूटने जैसा ही लगता है। इतना कहकर वो चल दी। थोड़ा चलकर फिर मुड़ी। बोली, काश तुम्हें प्यार का इजहार करना आता है। हमें मिलना ही था। आपको शायद मेरी प्रेम कहानी बहुत फिल्मी लगे, पर यही सच है मेरी प्रेम कहानी का। मैंने उनको कभी नहीं देखा था, न ही कभी विदेश जाने का सपना देखा था। मैं तो बस आगे पढ़ना चाहती थी, पर माँ पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि अगर आप लोग मुझसे इतने ही परेशान हो तो कर दो मेरी शादी, लेकिन इंडिया में नहीं, कहीं और जहां मैं आप लोगों से कभी न मिल सकूं। बस मेरा हाँ कहना था कि अगले ही दिन हमारे घर एक बुआजी मेरा रिश्ता लेकर आ गई, वो भी विदेश से। मैंने भी गुस्से में हाँ कर दी। लड़के के बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे और मैंने फोटो देखना भी ठीक नहीं समझा। माँ पापा ने बात आगे बढ़ाई तो पता लगा लड़का डॉक्टर है हॉलैंड में। अगले हफ्ते लड़के वालों का फोन आ गया। मन बहुत डर रहा था कि एक तो लड़का डॉक्टर, मेरे से बिल्कुल अलग। मैं तो पत्रकारिता की डॉक्टर थी और वो दिमाग का, दोनों का कहीं भी मेल नहीं था। ऊपर से बिना देखे हाँ कर दी थी। ये भी ना सोचा था कि वो काला गोरा या फिर लंगड़ा लूला तो नहीं है, पर अब क्या। अब तो ओखली में सिर दे ही दिया था, तो मुसलों से क्या डरना था। मैंने फोन पर पहले लड़के की माँ से बात की, फिर लड़के से। जब उसने पहली बार फोन पर हेलो बोला तो जैसे मुझे अपने वशीभूत ही कर लिया। आगे उसने क्या कहा मैंने सुना ही नहीं। उसकी आवाज सुनते ही जैसे मेरे मन का डर कहीं छूमंतर हो गया और मुझे उसी समय उससे प्यार हो गया। फिर 6 महीने तक हम दोनों में सिर्फ फोन पर ही बातें हुआ करती थी या फिर ईमेल, लेकिन हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। मई में वो अपने भाई के साथ इंडिया आए, तब हमारी सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। तब सगाई से एक दिन पहले मैंने उन्हें देखा, पर शर्म और संकोच के मारे मुंह से कुछ बोल नहीं निकल रहे थे। वो जैसे मेरे मन की बात तब समझ गए थे, इसलिए पहले मेरे भाई से बात की, फिर मुझसे। उसे एक फोन की बात से जो हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ वह आज हमारी शादी के 10 साल हो जाने पर भी कायम है। आज हमारी 2 प्यारी बेटियां हैं और आज भी हम एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं। शायद हम दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन है, 9 फरवरी, इसलिए अभी तक हम यही मानते हैं कि शायद भगवान ने हमें एक ही दिन 2 अलग अलग देशों में पैदा करके भी एक साथ रहने के लिए बनाया है। हाँ, और जो माँ पापा से दूर जाने की बात कही थी वो सच हो गई। अब मैं माँ पापा से कभी कभी ही मिल पाती हूँ, लेकिन पति और ससुराल से इतना प्यार मिला है कि माँ पापा की कमी ज्यादा खलती नहीं है। प्यार भरी एक कविता। मैंने भी लव मैरिज की थी। अपने पराये सभी ने मुझे जी भर के कोसा। ससुराल वालों ने हमें कभी नहीं अपनाया, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे रिश्ते को कबूल करते हुए खुद हमें एक साथ रहने की अनुमति दी। मैंने अपनी पत्नी को भी एड करवाया। आज हम दोनों शिक्षक हैं। मेरे माता पिता मेरे फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन आज वो दिल से यह मानते हैं कि जीतू, प्यार से मैं अपनी पत्नी को जीतू कहता हूँ, से अच्छी पत्नी मुझे शायद ही नसीब हो पाती। हम दोनों बहुत खुश हैं। हमने बहुत कुछ झेला, तंज सहे, फाके किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखलाया। इस वैलेंटाइंस डे पर अपनी प्रिय पत्नी को अपनी लिखी यह रचना डेडिकेट कर रहा हूँ। ये मत पूछो जानम हमसे, कब से हम तुम्हारे हैं। मेरे प्यार की उम्र बड़ी है, छोटे चांद सितारे हैं। तुम लैला थी, हम मजनू थे। तुम सोहनी तो हम महीवाल। जब जब तुमने जन्म लिया है, हम भी यहाँ पधारे हैं। माना इस दुनिया में लाखों प्यार के दुश्मन बैठे हैं, लेकिन अपने प्यार के आगे दुनिया वाले हारे हैं। इश्क की राहों पर चल पाना अरविंद कोई खेल नहीं। कदम कदम पर इन राहों में फूल बने अंगारे हैं।
तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा राजा, वो प्यार से मुझे राजा कहती है। इंतजार करना, मुझे सीख लेने दो। कैफेटेरिया में आज तुम्हारे इंतजार में 7वीं कॉफी खत्म कर दी। मुझे पता है तुम नहीं आओगे। आओगे भी कैसे? मैंने तुमको बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सोचती हूँ अब इंतजार करने की आदत डाल लूँ, क्योंकि तुम्हारा इंतजार न करना मैं सीख कहाँ पाई हूँ। इस ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर पहली बार मैं जब इंटरव्यू देने आई थी, तब तुम बेवजह ही उस लॉबी से न जाने कितनी बार गुजरे थे। मैंने उस रोज ही तुम्हारी नजरों की गुस्ताखियों को नोटिस कर लिया था। नौकरी लगने के बाद जब मैंने सेल्स सेक्शन में ज्वाइन किया, तब भी मैंने नोटिस किया था कि अकाउंट का एक बंदा है जो आजकल कुछ ज्यादा ही सेल्स में इंटरेस्ट लेने लगा है। तुमने कोशिश की थी, पर शायद हम पहले से जानते थे कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। अब तुम किसी और के साथ जिंदगी शुरू करने वाले हो। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी बस यही दुआ है। आज तक हमें प्यार जताना नहीं आया। प्यार करने और जाहिर करने में बहुत फर्क होता है। प्यार करने के मामले में लव स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं, पर उसे जाहिर करने के नाम पर तो जैसे पिछले कई साल से मैं नर्सरी का ही स्टूडेंट हूं, जिसे कोई टीचर सिर्फ इसलिए नहीं पास कर रहा क्योंकि मैं आज तक प्यार जाहिर करने की ABCD भी नहीं सीख पाया। करता भी क्या, प्यार करना तो मेरे हाथ में था, पर जाहिर करने के लिए तो जैसे मुझे कई बॉडीगार्ड की जरूरत होती थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रेंगती सी नजर आ रही थी। मैं बिना ध्यान दिए फोन पर बिजी हो गया। कुछ देर बाद आंखें खुद ब खुद एक पीली ड्रेस पर जाकर रुक गईं। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर स्टाइलिश चश्मा। इन लड़कियों को भी पता नहीं क्या मिलता है लड़कों को जलाकर। सबसे पहला ख्याल मेरे मन में यही आया था। स्टेशन पर उतरकर आगे की भी जर्नी करनी थी उससे शायद। एक पल के उसकी नजर मेरी ऊपर पड़ी। उस वक्त मैं उसे किसी इडियट की तरह निहार रहा था। किसी गलती को जैसे सुधारते हुए उसने दोबारा मुझे देखा। उससे बात करना चाहता था, पर आवाज थी कि जैसे हलक पर अनशन करने बैठ गई थी। इसके बाद कई बार मेरी हरकतों ने उसके चेहरे पर स्माइल ला दी। हर बार अपनी जगह से उससे बात करने के लिए उठता, एक राउंड लगाता और फिर किसी हारे हुए सिपाही की तरह अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता। मेरी इस हरकत पर वह बिना कुछ कहे बस हंस देती। यकीनन मेरे बात करने पर वह मुझे रेस्पॉन्स देती, पर न जाने क्या था जो मुझे उससे बात करने से रोकता रहा। इजहार में जो आवाज वहां निकलनी चाहिए थी वह यहां निकाल रहा हूं, ताकि अगर वह फिर कहीं मिले तो मेरी रिहर्सल हो जाए। पास न होते हुए भी वह मेरे साथ था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे शादी के बारे में कहा। मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं और आप शादी करने के लिए कह रहे हैं। क्या करें, वह भी लड़की वालों से परेशान हो गए थे, इसलिए मुझसे कहा कि शादी कर लो, लड़की को कुछ दिन के बाद गौना करके लाएंगे। पिता के हार्ट अटैक का मरीज होने के कारण मैं भी मान गया और मेरी शादी 22 मई 2007 को हो गई। लड़की को गौना कराकर नहीं लाए और कहा कि कॉलेज खत्म होने के बाद लाएंगे। शादी के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे नहीं मिले और न ही फोन पर बात की। जब मेरी पढ़ाई 2012 में खत्म हो गई तब मेरे पिता ने गौने के लिए कहा तो मैंने भी माना नहीं किया। तब मैंने अपनी बहन की मदद से अपनी वाइफ पूजा का फोन नंबर लिया। पहली बार बात की कि आपने मुझे शादी के बाद अभी तक देखा नहीं है और न मेरे बारे में कुछ जानती हैं। यदि आप किसी और से प्यार करती हैं तो आराम से मुझे कह सकती हैं और मैं अपनी तरफ आपकी पूरा सहायता करूंगा और उससे मिला दूंगा। इस पर उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तब से हम रोज बात करते हैं, हम काफी खुश हैं। आने वाली 24 अप्रैल को गौना है। अब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि हम एक दूसरे को फोन या SMS न करें। दूर होते हुए भी लगता है कि हम पास हैं। हम अपने माता पिता के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी मदद से हम अच्छे दोस्त बने। मगर अभी भी हमारे घरवाले नहीं जानते कि हम आपस में बात करते हैं। हम भी खुश हैं और हमारे माता पिता भी खुश हैं। पूजा मेरे पास ना होते हुए भी मेरा बहुत ख्याल करती है। हम इस प्यार को नेचुरल कहते हैं। मम्मी डैडी का प्यार। आज मैं आपको अपने माता पिता की प्रेम कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ। जरा देखिए तो सही, जब हमारे माता पिता को प्रेम हुआ था तब उनके जीवन ने क्या करवट ली थी। कैसे किया उन्होंने अपने प्रेम का इजहार एक दूसरे से, और क्या उनके माता पिता ने उनसे कुछ नहीं कहा और उनकी चुपचाप शादी करवा दी, या उनकी लव स्टोरी में भी कोई विलन बना। मेरे माता पिता का प्रेम 5 साल तक चला। दोनों एक ही साथ काम करते थे, एक दूसरे के साथ ज्यादातर रहते थे। कहते हैं ना, मुलाकातें लगातार होती रहें तो प्यार हो जाता है। उन्हें भी एक दूसरे से प्यार हो गया, पर इतनी जल्दी दोनों मिल जाते तो लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं होता ना। दोनों को एक दूसरे से प्यार था, ये बात दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। फिर क्या था, मेरी मम्मी की शादी मेरे नाना नानी ने कहीं और तय कर दी। 30 जून की शादी की तारीख तय हुई। 30 जून को दो प्यार करने वालों के बिछड़ने का दिन तय हो गया। जिंदगी ने करवट ली और 23 जून को मेरे पिता ने मेरे नाना जी के घर पहुंचकर मेरी मम्मी को शादी के लिए प्रपोज किया और के पुरम के मंदिर में जाकर नाना जी का आशीर्वाद लेकर शादी कर ली। भगवान सबकी जोड़ियां पहले से ही बनाकर भेजता है। इनका मिलन तो हो गया, आप सब के लिए भी कोई ना कोई जरूर बना होगा। मैं दुआ करती हूँ कि जल्द ही आपकी अपने जीवन साथी से मुलाकात हो। प्यार में है सजा भी।
मैं संतोष हूँ। मेरी शादी मनोज के साथ हुई। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। हमारी प्रेम कहानी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। मेरी मनोज से पहली मुलाकात अपनी दीदी के देवर की शादी में हुई। यहीं से हम दोनों में दोस्ती हो गई। मनोज मेरे जीजा जी के दोस्त होने के कारण हमारे घर भी आने लगे और हम दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। न जाने कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसका एहसास तब हुआ जब मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात मुझसे पूछी। तब मैंने कहा कि पापा मुझे मनोज पसंद है, लेकिन मेरे घरवालों ने कहा कि वह हमारी कास्ट का नहीं है और हम तेरी शादी उससे नहीं कर सकते। इस पर मैंने कहा कि जब वह इतने दिनों से हमारे घर आते थे तब तो आप उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार देते थे। अब जब मैं उन्हें चाहने लगी तो बीच में कास्ट कहाँ से आ गई। मेरी मम्मी ने कहा कि उसे भूल जा, उससे तेरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। लेकिन मेरे लिए इन 6 सालों के प्यार को भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तब मैंने मनोज से बात की, उन्हें बताया कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब हम क्या करें। तब मनोज ने मेरे जीजा जी राजन से बात की, जो कि उनके दोस्त भी थे। जीजा जी ने भी साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, बाद में घर वालों को मैं मना लूंगा। लेकिन तब भी मैंने ऐसा नहीं किया और 6 महीने तक घर वालों को मनाने समझाने की कोशिश करती रही। मैं चाहती थी कि वे हमारी शादी के लिए मान जाएं, पर मेरे घर वाले ये जानते हुए भी कि हम लायक हैं, कास्ट को लेकर अड़े रहे और शादी के लिए तैयार नहीं हुए। जब घर से शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा और मुझे लड़का देखने आ गया तो मैंने और मनोज ने अपने जीजा राजन की सलाह मानकर शादी कर ली। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो उन्होंने भी हमें अपनाने से साफ इनकार कर दिया। तब मनोज के एक दोस्त ने अपने घर में हमें जगह दी, लेकिन किसी और के घर में ज्यादा दिन तक रहना मुनासिब नहीं था। तब हम दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। थोड़ी दिक्कतें तो आईं, लेकिन उसके बाद हमें नौकरी मिल गई। हमने किराए पर एक कमरा लिया। शुरुआती दिन हम दोनों ने बहुत मुश्किल में गुजारे। कई बार तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, पर हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं की। हम सबको ये दिखाना चाहते थे कि हमारा प्यार सच्चा है और प्रेम विवाह भी कामयाब होते हैं। थोड़े समय बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। इसके बाद मेरे ससुराल वाले हमें घर वापस ले आए। इस बीच हमारा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक हुआ। 3 साल बाद मेरी दूसरी बेटी भी हो गई, लेकिन मेरे घरवालों ने मुझे आज तक नहीं अपनाया। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे पापा का निधन हो गया। मेरे घरवालों को लगता है कि मैं उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। आज 20 साल की शादी के बाद मैं अपनी 2 परियों जैसी बेटियों और पति के साथ बहुत खुश हूँ, पर मुझे आज भी अपने परिवार वालों का इंतजार है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम अब तो मम्मी मुझे माफ करके अपने सीने से लगा ले और ढेर सारा प्यार करे। अरेंज कम लव मैरिज। बात 20 अक्टूबर 2012 की है। मुझे लड़के वाले देखने आए थे। वे लोग चांदनी चौक के हैं। मीटिंग एक बैंक्वेट हॉल में फिक्स की गई थी। हम दोनों परिवार एक दूसरे के लिए अनजान थे। ये रिश्ता हमारे किसी जानकार ने बताया था। उस दिन मैं काफी घबराती हुई उन लोगों के सामने गई। डर लग रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी तरफ से लड़का, उसकी मम्मी पापा भाई भाभी सभी आए हुए थे। उनकी माँ ने पहला सवाल पूछा कि क्या आप जॉइंट फैमिली में रह लोगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी नजरें बार बार उस लड़के को देखने के लिए उठ रही थी कि वह कैसा है कैसा नहीं, पर नजरें नहीं मिल पा रही थीं। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद उनकी माँ ने मुझे मीठा खाने को दिया, जिसे मेरे कांपते हुए हाथ संभाल नहीं पाए और मैंने उसे वापस रख दिया। उस दिन वे लोग मुझे देखकर चले गए, पर मैं उस रात सो नहीं पाई कि वह लड़का कैसा होगा। डर लग रहा था, उसे जानने की कोशिश करना चाहती थी। मैंने बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ब्लैंक मैसेज किया। उनका नंबर मुझे उनके सीवी से मिल गया था। उनका रिप्लाई आया, पर मैंने दोबारा मैसेज नहीं किया। 2 दिन तक मैं परेशान रहकर उनसे अनजान बनकर चैटिंग करती रही। उनसे चैटिंग करके मुझे अच्छा लगा कि वे मुझे ही पसंद करते हैं और उनकी जिंदगी कोई और लड़की नहीं है। 22 अक्टूबर को इत्तेफाक से हम दोनों मेट्रो में मिले, पर वे मुझे देखकर छिप गए। मुझे अगले स्टेशन पर ही उतरना था। उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें देखा। कुछ टाइम बाद मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ही आपकी भावी जीवनसाथी प्रीति रवि पराशर हूँ। इसके बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए फोन पर रेगुलर बात करते थे और कभी कभी मिल भी लिया करते थे। हमारी यह मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, पता ही नहीं चला। इस दरमियान हमारे रिश्ते को पुख्ता होने में थोड़ी देर होने लगी। हम दोनों ने अपने परिवार को कन्विंस किया और काफी मशक्कत के बाद आज फाइनली हमारी शादी की डेट निकल आई है। 3 मई को हम दोनों एक हो जाएंगे। किसी ने सच कहा है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हम दोनों आज एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने अपनी शादी को अरेंज कम लव मैरिज का नाम दे दिया है। वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
पर आज हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वैलेंटाइंस डे पर उनके लिए कुछ खास करूँ। आई लव यू सो मच रवि पराशर। फिल्मों जैसी ये लव स्टोरी, जब किसी अनदिखे अनजाने की हर बात अच्छी लगने लगे, हर खुशी हर गम उससे साझा करने का दिल करे। ऐसी लव स्टोरी में उन अनदेखे अनजानों का आमने सामने मिलना वाकई दिलचस्प होता है। ये कहानी है 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम की। ये कहानी आपने भी फिल्मों में, सीरियल्स में देखी होगी। फिल्मों की यह कहानी मेरी जिंदगी में घटेगी ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर दिल का हाल बताना और हर बार मिलते मिलते फिर बिछड़ जाना। ऐसे ही बार बार मिलते मिलते न मिलने की फिल्मी कहानी है बिल्कुल मेरी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक दूसरे को चिट्ठी नहीं लिखते थे बल्कि चैट करते थे। 2011 की बात है। मेरे फैमिली मेंबर मुझे शादी के लिए राजी करने में जी जान से जुटे थे और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये बात मुझे अक्सर परेशान भी करती थी। जब भी परिवार वाले शादी का जिक्र करते, या तो मैं बात पलट देता या नाराज होकर वहां से चला जाता। इसी दौरान चैटिंग के जरिए मेरी मुलाकात गिफ्टी नाम की लड़की से हुई। कुछ दिनों बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने अपनी शादी वाली प्रॉब्लम के बारे में गिफ्टी को बताया। गिफ्टी यह बात सुनकर हैरान रह गई। उसने बताया कि वह भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। इस कॉमन प्रॉब्लम ने हम दोनों की नज़दीकियां बढ़ा दी। करीब 8 महीने तक ये सिलसिला चला। कहानी में ट्विस्ट, चैटिंग के दौरान कई बार हमने एक दूसरे से मिलने की बात की, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। फिर मुझ पर शादी को लेकर परिवार का दबाव बढ़ने लगा। मैंने बातों बातों में गिफ्टी से जिक्र किया कि एक लड़की को लेकर परिवार का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मैंने फेसबुक पर उस लड़की के बारे में गिफ्टी को बताया। गिफ्टी को लगा जैसे उसकी ही बात हो रही है। गिफ्टी ने मुझसे पूछा, लड़की का नाम क्या है और कहाँ रहती है? मैंने कहा कि मैंने उसके बारे में पूछा ही नहीं, जब शादी नहीं करनी तो नाम पूछकर क्या करूं, लेकिन गिफ्टी ने जिद की। मैंने परिवार में अपनी भाभी से उसका नाम और एड्रेस पूछकर गिफ्टी को बताया। इसके बाद गिफ्टी ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दी। मैं इस बात को लेकर परेशान रहा, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने भी इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया और जिस लड़की से परिवार के लोग शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे उससे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के दिन दुल्हन मेरे सामने थी और उसने जब मुझे बताया कि वही गिफ्टी है तो बस मैं उसे देखता रह गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, वाकई यह सच है। मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ये सच्चाई थी। फिल्मी सी लगने वाली मेरी सच्ची लव स्टोरी दोबारा प्यार हो जाएगा। हॉट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी लव लाइफ के बारे में चलने वाली अफवाहों का बुरा नहीं मानती। दीपिका अपने पिछले ब्रेकअप के बाद ब्रेक तो हो गई थी, लेकिन उनका मानना है कि कुछ टाइम के बाद फिर प्यार होने में देर नहीं लगती। आपकी लव लाइफ के बारे में खूब बातें होती हैं। ये टॉपिक आपके काम से भी ज्यादा डिस्कस होता है। क्या ये सब आपको पसंद आता है? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सिंगल हूँ और मैं अपनी जिंदगी खुशी से अपने मुताबिक बिता रही हूँ। और सिंगल गर्ल के लड़कों से दोस्ती रखने और उनसे मिलने जुलने में क्या बुराई है? लोग मेरे बारे में जो भी सोचे या बोले, लेकिन मैं किसी ऐसे लड़के के साथ रिश्ता रखना चाहूंगी जो सिंपल, ईमानदार और दिलचस्प होने के साथ ही मुझे हंसा भी सके। अपने पिछले ब्रेकअप के बाद मैं काफी डिस्टर्ब हो गई थी और दूसरे लड़कों से मिलने जुलने में मुझे टाइम लग गया। लेकिन एक बार दुख से बाहर आने के बाद दूसरी बार प्यार होने में टाइम नहीं लगता। फिर एक्टर्स की जिंदगी खुली किताब की तरह होती है। अगर लोग इसके बारे में जानते हैं तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इन दिनों रणवीर सिंह के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि इससे रामलीला को बॉक्स ऑफिस पर फायदा मिला है? मेरी हर फिल्म के रिलीज होने से पहले ऐसी अफवाहें शुरू हो जाती हैं। पता नहीं ये पब्लिसिटी गेम है या कुछ और, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूं, मुझे इन अफवाहों का बुरा नहीं लगता। 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इनमें हीरोइनों के लिए करने को कुछ खास नहीं होता। क्या आप भी ऐसी फिल्में करना चाहेंगी या फिर आपकी चॉइस कॉकटेल जैसी मूवीज रहेंगी? यह अफसोस की बात है कि सफल होने वाली हर फिल्म का क्रेडिट बॉलीवुड में हीरोज को जाता है। हालांकि 100 करोड़ कमाई वाली किसी फिल्म में मैं कोई भी फिजूल का रोल नहीं करना चाहूंगी। कई एक्ट्रेसेज को ऐसी रूटीन की फिल्में करने में मजा आता है, लेकिन मेरी चॉइस हमेशा कॉकटेल टाइप की रहेगी। फिर भले ही वह 100 करोड़ न कमाए। आपने शॉर्ट्स और हॉट पैंट्स से एक डिफरेंट स्टाइल स्टेटमेंट बनाई है। इनको इतना पॉपुलर और किसी ने नहीं किया। शॉर्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट नहीं है। इनको मैं सिर्फ स्क्रीन रोल्स के लिए ही कैरी करती हूँ। रियल लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा साड़ी पसंद है। वैसे मैंने बहुत सारी कॉलेज गर्ल्स को शॉर्ट्स कैरी करते देखा है। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन शॉर्ट्स को कैरी तभी करें जब आप इनमें कंफर्टेबल हो। सिर्फ किसी फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में ही इन्हें पहनना सही नहीं है। फिर अच्छी बॉडी होने से ज्यादा मायने रखता है आपका कॉन्फिडेंस। आप चाहे साड़ी पहने, लॉन्ग गाउन या फिर हॉट पैंट्स, कंडीशन यही है कि आपको उस ड्रेस को कैरी करना आना चाहिए। आपके पास बहुत सारी एंडोर्समेंट डील्स भी हैं। क्या आप मानती हैं कि एक्टर की कमाई का खासा हिस्सा इन्हीं से आता है?
ऐसा नहीं है। बेशक एंडोर्समेंट से खासा पैसा मिलता है, लेकिन हर डील के पीछे बहुत सारा कमिटमेंट छिपा होता है। फिर आप कोई भी बेतुकी या फिजूल की ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे इमेज पर भी असर पड़ता है। अगर मैं किसी ब्रांड से जुड़ी हूं, तो मुझे साइन करने वाले जरूर चाहेंगे कि इसके बदले में उनको पैसा बनाने का मौका मिले। जहां तक मेरी बात है, तो मुझे काम करने से क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। फिर भले ही वह फिल्म हो या फिर कोई ऐड। मुझे दिया प्रिंसेस डायना ने वैलेंटाइंस डे कार्ड। वैलेंटाइंस डे पर अगर कोई आपको वैलेंटाइन कार्ड दे तो यकीनन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी को प्रिंसेस डायना ने ही वैलेंटाइन कार्ड अपने हाथों से दिया हो तो उसकी खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कार्ड डायना ने किसी खास प्रेमी को नहीं, बल्कि अपने महल में काम करने वाले एक साधारण से घरेलू नौकर जॉर्ज को दिया था। ये कार्ड उसे डायना ने 1989 में दिया था। इस क्यूट से कार्ड को पिंक कलर के लिफाफे में सहेज कर दिया गया था। उस समय तक डायना की शादी हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि डायना ने उस नौकर के प्यार वश ऐसा किया था। उनका ये खास तरीका अपने आसपास के लोगों को कुछ खुशियां देने के एक बहाने जैसा था। यह एक जोक की तरह भी था, जो उन्होंने जॉर्ज को वैलेंटाइन डे के दिन अकेला पाकर किया था। इस कार्ड के बारे में जॉर्ज के मरने के बाद उनके परिवार ने बताया है और अब इसे डायना की यादों की तरह संजो कर रखा जाएगा। इसकी कार्ड की नीलामी हो रही है और इस पिंक कार्ड के लगभग 6 लाख में बिकने की उम्मीद जताई गई है। पत्नी की याद में पति ने बनवाया था यह मंदिर। इंडिया में केवल ताजमहल ही प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ एक और शाहजहां ऐसा है जिसने अपनी पत्नी की याद में मंदिर ही बनवा डाला है। बिहार में बने इस मंदिर में जहां वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी से एक हफ्ते पहले से ही एक मंदिर में जाकर अपने प्रेम की कामयाबी की दुआ मांगने पहुंच रहे हैं। यह मंदिर मधेपुरा जिले के सिंगेश्वर में है, जिसे एक रिटायर्ड टीचर ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया है। इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं, बल्कि एक औरत और आदमी की मूर्ति है, जिसे लोग प्रेम का प्रतीक मानते हैं। मधेपुरा जिले के भैरवपुर गांव निवासी रामेश्वर प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी की मौत के बाद एक मंदिर बनवाकर उनकी प्रतिमा स्थापित करवाई है। यहां वह रोज नियमपूर्वक पूजा भी करते हैं। रामेश्वर ने बताया कि उनका विवाह 1970 में लक्ष्मी के साथ हुआ था। उन्होंने बताया कि एक बार रामेश्वर से उनकी पत्नी ने कहा था कि रामेश्वर के मरने के बाद वह अकेली हो जाएंगी। इस पर रामेश्वर ने कभी अकेले नहीं होने देने का वादा किया था। 7 फरवरी 2006 को लक्ष्मी के निधन के बाद इस वादे को निभाने के लिए रामेश्वर ने लगभग 1 लाख रुपए की लागत से गांव में ही पत्नी का एक मंदिर बनवाया, जिसमें पत्नी की मूर्ति के बगल में अपनी मूर्ति भी स्थापित करा दी। यही नहीं, उनके बेटा बेटी भी अपनी मां की पूजा के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। रामेश्वर कहते हैं कि उन्होंने जब मंदिर बनवाना शुरू किया तो पूरे गांव में लोगों ने न केवल उनकी हंसी उड़ाई थी, बल्कि कई समस्याओं का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। लेकिन अब गांव के कई लोग इसे प्रेम का मंदिर मानकर पूजा करने आते हैं। अकेले हैं तो क्या गम है। अगर आप सिंगल हैं और इस वीडे इसे ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हैं तो बिंदास कीजिए, बस इन्हें ट्राई कीजिए। पड़ोस की शर्मा आंटी की बेटी निक्की को सज धज कर निकलते देखकर क्या आपके दिल का टाइटैनिक डूब रहा है, या फिर सामने वाले विक्की की चमकती बाइक आपको मुंह चिढ़ा रही है? अगर हाँ, तो मतलब साफ है कि वैलेंटाइंस डे के माहौल के चलते आप डिप्रेशन में आ रहे हैं। लेकिन मूड ऑफ करने से पहले जरा सोच ले कि क्या वाकई आज का दिन आपके लिए उदास होकर एक कोने में दुबक जाने का है। वैसे अकेलेपन के आंसू बहाने की बजाय आप तमाम तरीकों से आज का दिन मना सकते हैं। आज आपके तमाम कलीग्स का काम करने का मूड तो होगा नहीं। कोई पहले ही छुट्टी पर होगा तो किसी को आते ही भागने की जल्दी होगी। ऐसे में आप अपने सिंगल स्टेटस का फायदा उठाएं और काम के लिए अपनी एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाएं। ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच जाएं या फिर देर तक वहीं रुकें। सैलून में अच्छा वक्त आपने कब बिताया था? जाहिर है, तमाम भाग दौड़ के बीच ये सुकून आसानी से कहाँ मिल पाता है। तो आज इसे ट्राई करें। यकीन करिए, वीडे पर सैलून आपकी सर्विस के लिए ही खुले हैं और इसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ अपनी पसंद का पेडिक्योर, मैनिक्योर या बॉडी मसाज अगले दिन आपको किसी डेट पर जाने से भी ज्यादा फ्रेश दिखाएंगे। फिर जहां अगले दिन सभी अपने पार्टनर की कमियां गिना रहे होंगे, आपके पास पॉजिटिव नोट पर करने को बात होगी। रेंट पर वैलेंटाइन तमाम आइडियाज के बावजूद अगर आपको वीडे के लिए पार्टनर चाहिए तो वैलेंटाइन आप रेंट पर भी ले सकते हैं। जी हाँ, इसकी फीस आपको थोड़ी महंगी जरूर पड़ सकती है, लेकिन अपने दिन को खास बनाने के लिए भला इसकी टेंशन क्यों लेना। फिर क्या पता अगले साल से आपको एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी भर के लिए वीडे मनाना पड़े। तो जल्दी से जल्दी नेट सर्च कीजिए। यूं तो अपने लिए खास शॉपिंग आपने बहुत की होगी, लेकिन इस बार खुद को भी डे गिफ्ट दें। रेड ड्रेस, फुटवीज, महंगा परफ्यूम, खूबसूरत फूल, स्पेशल चॉकलेट्स, बड़ा सा सॉफ्ट टॉय, हैंडबैग जिनके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, उसे बतौर सेल्फ गिफ्ट खरीद लें। इसे खुद लेकर जाने की बजाय पैक करवाकर अपने एड्रेस पर कुरियर करवा लें। और हाँ, साथ में चिट पर अपने लिए कुछ स्पेशल लाइंस लिखकर भेजना ना भूलें। नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसे तमाम कॉर्नर हैं जहां सिंगल लोगों के लिए तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं।
आप बेहिचक इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। बेशक आपके इस स्टेप से उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। अगर किसी पुराने फ्रेंड के सिंगल होने की खबर आपको है तो उसका साथ एंजॉय करें। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला पार्ट सुनने के लिए इंतजार कीजिए।